नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 11 मई 2023 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्ष में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न को भी हम अभ्यास के लिए आपको देंगे और अंत में आज के किसी महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करें इससे पहले आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। टारगेट प्रीलिम्स 2023 के संदर्भ में कला और संस्कृति और उससे संबंधित जो प्रमुख चर्चित स्थल हैं उसका जो सत्र है वो कल संचालित किया जाएगा और ये सत्र जैसा आप जानते हैं 10 से 12 के बीच में लाइव रूप में संचालित होगा और इसे सुजीत बाजपेयी सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। आप सभी लाइव रूप में इस सत्र में भाग लें। 24 अप्रैल से हमारा टारगेट प्रीलिम्स 2023 बिल्कुल फ्री आपके लिए संचालित किया जा रहा है 10 से 12 के बीच में सुबह। और अगर हम देखें तो वर्तमान में हम मई 12 का जो अगला क्लास है यानी कल के दिन का जो क्लास है वहां तक पहुंच चुके हैं और 15 मई को इसका समापन होगा। तो लगातार इसमें आपने अपनी अनुपस्थिति बनाए रखी है और बचे हुए जितने भी हमारे सत्र हैं उसमें लाइव रूप में आप 10 से 12 के बीच में भाग लें। दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी यानी लीगो परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय लीगों में 4 किलोमीटर लंबे 2 लंबवत निर्वात कक्ष होंगे जो दुनिया में सबसे संवेदनशील इंटरफेरोमीटर का निर्माण करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर जो एक तरह से निर्वात कक्ष होंगे वो इस तरह से बने होंगे यानी एल शेप में रहेगा। एल शेप का मतलब है दोनों एक दूसरे के लंबवत रहेंगे और एक तरह से आप देखें तो 4 किलोमीटर इनकी लंबाई है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, यह मुंबई से लगभग 450 किलोमीटर पूर्व में महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित है। दूसरा कथन सत्य है और यहीं पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका एक तरह से उद्घाटन किया जाएगा। तीसरा, अमेरिका में लीगो ने पहली बार 2013 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया जिसके कारण 2017 में इसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखें 2013 में नहीं 2015 में सबसे पहले अमेरिका में जो लीगो की ऑब्जर्वेटरी है वहां पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया गया। इसी आधार पर 2017 में इसके लिए भौतिक का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। तो तीसरा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। एक और दो सत्य हैं, केवल एक कथन गलत है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल एक कथन गलत है। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम लीगो प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी जो आधारशिला है वो एक तरह से प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिमोटली 10 मई को एक तरह से रखी जाएगी और इस आधार पर महाराष्ट्र का जो हिंगोली जिला है वहाँ पर ये जो लीगो का प्रोजेक्ट है वो एक तरह से स्थापित किया जाएगा। और आप देखें इस तरह से ये माना जा रहा है कि कुल मिलाकर जो इस तरह की ऑब्जर्वेटरी हैं उनमें ये प्रमुख रूप से पांचवा एक तरह से ऑब्जर्वेटरी का पार्ट होगा, क्योंकि 2 अमेरिका में है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक इटली में और साथ साथ एक स्थित है जापान में। तो ये पांचवा एक तरह से भारत में होगा और ये अंतिम एक तरह से माना जा रहा है। लीगो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके माध्यम से सुदूर अंतरिक्ष में जो भी एक तरह से प्रमुख घटनाएं हो रही हैं, जैसे अगर हम ब्लैक होल के एक तरह से टकराने की बात करें या 2 तारों के टकराने की घटना है, उसके माध्यम से जो भी एक तरह से गुरुत्वाकर्षणीय तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनको एक तरह से यहाँ पर मापने का प्रयास किया जाता है। लीगो की अगर हम 2 परियोजना की बात करें तो अमेरिका में स्थित है यानी लिविंगस्टन लुसियाना में और हैनफोर्ड वाशिंगटन में, साथ साथ इटली और जापान में, अब ये भारत में। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून भारत में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अधिकार देता है। पहला कथन सत्य है। दूसरा, इस धारा के तहत आदेश के अनुसार जनता की आवाजाही नहीं होगी लेकिन शिक्षण संस्थान खुले रह सकते हैं। तो ध्यान रखें शिक्षण संस्थानों को भी एक तरह से बंद रखा जाता है। तो दूसरा कथन यहाँ पर गलत है। तीसरा, यह अधिकारियों को क्षेत्र में इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित करने का अधिकार नहीं देता है। तो ये कथन भी गलत है क्योंकि धारा 140 के अंतर्गत जो इंटरनेट की सुविधाएं हैं उनको भी एक तरह से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो 2 और 3 कथन गलत हैं, हमें गलत कथन बताना है, इसीलिए उत्तर है हमारा बी, केवल 2 और 3 असत्य हैं। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट एक तरह से बैन कर दिया गया है। कारण यह है कि वहां पर 72 घंटे के एक बंद की घोषणा की गई है, उसी के संदर्भ में ये प्रावधान किए गए हैं। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सोना नॉन ग्रेटा वाक्यांश को सबसे बेहतर परिभाषित करता है। जब हम पर्सोना नॉन ग्रेटा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि कोई भी राजनयिक है या कोई विदेशी व्यक्ति है, किसी मान लीजिए दूसरे देश में रहता है, तो वहाँ की सरकार के द्वारा वहाँ पर उसके रहने को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए, उसको हटाने के आदेश दिए जाएं, तो उसे पर्सोना नॉन ग्रेटा एक तरह से कहा जाता है।
तो यहाँ पर पहला कथन सत्य है। यह एक राजनयिक या विदेशी व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका किसी भी देश में प्रवेश करना या रहना उस देश द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो उत्तर हमारा है ए। पर्सोना नॉन ग्रेटा के संदर्भ में जो हमने प्रश्न आपसे पूछा है उसका प्रमुख रूप से आधार ये है, कनाडा और चीन के बीच में एक जो विवाद एक तरह से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कनाडा के द्वारा चीन के एक जो राजनयिक हैं उनको एक तरह से अपने यहाँ से निष्कासित किया गया है, और उसी की जवाबी कार्रवाई में अगर हम देखें तो चीन ने भी कनाडा के एक जो राजनयिक हैं उनको एक तरह से पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है, यानी उन्हें भी चीन जल्द से जल्द छोड़ने की एक तरह से स्थितियां बता दी गई हैं। अगर हम पर्सोना नॉन ग्रेटा की बात करते हैं तो ये लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है अनवेलकम पर्सन, यानी इस व्यक्ति को किसी भी देश में या किसी स्थान पर एक तरह से स्वागत नहीं किया जा रहा है और वहाँ से उनको हट जाना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जो राजनयिक या कोई विदेशी व्यक्ति है उसे किसी देश में इस तरह का दर्जा एक तरह से दिया जाता है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कंपनियों से संबंधित मुद्दों का निर्णय करता है। तो पहला कथन यहाँ पर बिल्कुल सत्य है। दूसरा, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। ध्यान रखिए, एनसीएलटी का जो आदेश होता है उसके खिलाफ आप एनसीएलटी में जाते हैं, और एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ अगर मान लीजिए आपको अपील करनी है तो आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट। इस आधार पर दूसरा कथन असत्य हो जाता है और हमें गलत कथन ही बताना है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है बी। प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम एनसीएलटी की बात करें तो वहां पर गो फर्स्ट एयरलाइंस के द्वारा प्रमुख रूप से शोधन अक्षमता यानी इंसॉल्वेंसी के लिए अपील दायर की गई है, यानी जो भी उसकी एक तरह से देनदारियां हैं उन्हें अदा करने की स्थिति में गो फर्स्ट नहीं है। तो एनसीएलटी ने जो मामला है गो फर्स्ट का उसको एक तरह से स्वीकार कर लिया है, यानी जो भी उसके अलग अलग भुगतान हैं, किसी भी तरह का ब्याज या अन्य प्रकार के जो उसे भुगतान करने हैं वो एक तरह से अब रोक दिए गए हैं। तो ये अपील एक तरह से एनसीएलटी में ले ली गई है। अब आगे इस मामले की सुनवाई होगी कि गो फर्स्ट की जो भी वित्तीय स्थिति है उसका किस तरह से निराकरण किया जाए। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हमने 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न अभ्यास के लिए चुना है। प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। यानी अगर हम पेड़ पौधों में और प्राणियों में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती हैं, उनके बीच में सामान्य अंतर की बात करें तो पहला बिंदु देखते हैं, पादप कोशिकाओं में सेलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वो नहीं होती हैं। ध्यान रखें, जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो प्रमुख रूप से पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तो ध्यान रखें, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और ये जो सेल भित्ति होती है वो तो होता ही है, यानी प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिकाओं में भी होती है। तो दूसरा कथन यहाँ पर असत्य हो जाता है। तीसरा, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियां होती हैं। तो तीसरा कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन असत्य है। 1 और 3 सत्य हैं, इसीलिए उत्तर है हमारा सी। दैनिक क्विज के तीसरे और अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं और आज का हमारा तथ्य है भारत में बहुविवाह कानून। यानी एक से अधिक अगर हम विवाह की बात करें तो उसके संदर्भ में भारत में कानूनी प्रावधान प्रमुख रूप से क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, जब हम बहुविवाह की बात करते हैं यानी किसी व्यक्ति के 2 पत्नी होना या किसी महिला के 2 पति होना, सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो इस तरह की जो स्थितियां हैं बहुविवाह की वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित हैं। लेकिन अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात करें तो इसको एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है, यानी ये कानूनी रूप से वैध नहीं है। साथ साथ अगर हम आईपीसी की सेक्शन 494 की बात करते हैं, यानी अगर कोई महिला या पुरुष अभी जीवित है और उसकी पत्नी या पति के द्वारा दोबारा एक तरह से शादी कर ली जाती है तो वहाँ पर एक दंड के प्रावधान रहते हैं जो 7 साल का हो सकता है और साथ साथ इसमें एक जुर्माना भी शामिल हो सकता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर हम किसी बाल विवाह की बात करें तो वो एक तरह से यहाँ पर सही नहीं है, यानी अगर बाल विवाह के खिलाफ जाकर कोई एक तरह से विवाह दोबारा किया गया है तो बाल विवाह को कोई भी अदालत एक तरह से गैरकानूनी बोल सकती है। उस आधार पर जो नया विवाह किया जाता है उसको दूसरा नहीं पहला ही मान लिया जाएगा। तो चाइल्ड मैरिज में एक तरह से अपवाद रहता है। उसी के साथ साथ एक अपवाद ये भी है कि अगर कोई भी पुरुष और महिला यानी जो भी एक तरह से पति या पत्नी के रूप में है, अगर लगातार 7 साल तक वो अनुपस्थित रहते हैं किसी भी संबंध में, यानी 7 साल तक वो अनुपस्थित हैं अपने किसी भी रिलेशन में, तो वहाँ पर एक तरह से दोबारा विवाह करने की स्थितियां बन जाती हैं। तो ये 7 साल का जो प्रावधान है वो आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर कोई भी पुरुष और महिला दूसरा विवाह करता है तो उस दूसरे विवाह के संदर्भ में
पूरी एक तरह से जो भी ट्रेडिशनल परंपरागत स्थितियां हैं वो अपनाकर अगर किया गया है तो उसकी भी एक तरह से जांच की जाती है। यहाँ पर अगर हम कमल राम और अन्य तथा हिमाचल प्रदेश प्रशासन का 1965 का एक निर्णय देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये बात कही गई है कि जो दूसरा विवाह है उसमें जो भी एक तरह से परंपरागत तथ्य हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए कि उनका पालन हुआ है या नहीं हुआ है। उस आधार पर दूसरा जो विवाह है उसकी एक तरह से वैधता कहीं ना कहीं देखी जाती है। और सेक्शन 495 की अगर हम बात करें तो जो दूसरी महिला जिसका एक तरह से किसी पुरुष के साथ एक दूसरा विवाह हुआ है जहाँ पर उसकी पहली पत्नी पहले से है, तो वहाँ पर जिस व्यक्ति ने दूसरा विवाह किया उसको एक तरह से यहाँ पर दंडित करने का प्रावधान है। यहाँ पर दूसरी महिला जो किसी भी विवाह संबंध में बंध रही है लेकिन पहले ही से उस व्यक्ति की एक पत्नी है, तो यहाँ पर उस दूसरी महिला के संदर्भ में आप देखें कि कानूनी एक तरह से प्रावधान उसको संरक्षण देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे विवाह में जा रहा है सेक्शन 495 में उसे 10 साल तक की अधिकतम कारावास और साथ साथ दंड मिलाकर भी हो सकता है। यहाँ पर हम ध्यान रखें, अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो वहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्थिति बनाई गई है जो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में जो विवाह की स्थितियाँ होती हैं उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से लागू किया जाता है। तो यहाँ पर भी एक शर्त है कि जो व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट में विवाह करने जा रहा है उसे किसी भी तरह से एक दूसरी पत्नी या पति उसके साथ में होना नहीं चाहिए। तो इस तरह की स्थिति एक शर्त के रूप में रखी गई है। यहाँ आप ध्यान रखें 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये प्रमुख रूप से हिंदुओं के साथ साथ बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू होता है। पारसियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो मैरिज और डाइवर्स का जो एक्ट है 1936 एक तरह से लागू है और उसमें भी अगर हम देखें तो बहुविवाह को एक तरह से प्रतिबंधित किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट में अगर हम सेक्शन 5 की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कोई भी विवाह हिंदू मैरिज एक्ट में सही माना जाता है अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ जो एक रिलेशन में आ रहे हैं उनके पहले से हस्बैंड वाइफ नहीं होने चाहिए। ये सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कहा गया है। और हिंदू मैरिज एक्ट का अगर हम सेक्शन 17 की बात करें तो उसके माध्यम से प्रमुख रूप से जो सेक्शन 494 और 495 है आईपीसी का, उसके माध्यम से दंडित करने का प्रावधान है अगर बहुविवाह की स्थिति बनती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर किसी भी तरह से बहुविवाह की स्थिति है तो दूसरे विवाह से जो भी बच्चा होता है उसको भी पहले विवाह से जो बच्चे हैं उनके समान ही बराबर एक तरह से अधिकार दिए जाते हैं। अगर हम बहुविवाह की बात करते हैं तो गोवा में विशेष रूप से कानून है जिसके माध्यम से अगर हम देखें बहुविवाह की जो स्थितियां हैं उनको एक तरह से मंजूरी दी जाती है। ये कहलाता है कोर्ट्स ऑफ यूसेज एंड कस्टम्स ऑफ जेंटल हिंदूज ऑफ गोवा। यहाँ पर प्रावधान ये है कि अगर हम पति पत्नी के संदर्भ में देखें तो अगर पत्नी 25 वर्ष की आयु तक गर्भवती नहीं होती है या अगर 30 वर्ष की आयु तक पत्नी एक लड़के को जन्म नहीं देती है तो यहाँ पर दूसरे विवाह की स्थिति गोवा के इस कानून में एक तरह से दी जाती है और इसकी अनुमति है। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य सामने आया है कि 1910 के बाद से अगर हम देखें तो गोवा का ये जो विशेष कानून है इसका गोवा में कोई उपयोग नहीं हुआ है। अगर हम मुस्लिम एक तरह से कानून की बात करें तो यहाँ पर जो विवाह है वो शरीयत कानून 1937 के अनुसार संचालित किए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 पत्नी एक तरह से रखने की जो व्यवस्था है वो स्थापित है इस शरीयत एक्ट 1937 के माध्यम से। यहाँ पर कभी कभी इस तरह के विवाद सामने आए हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म को केवल इसलिए स्वीकार करता है जिससे कि वो बहुविवाह की स्थिति में जा सके। 1995 में इसी स्थिति को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक तरह से ये बात कही गई है कि अगर धर्म का परिवर्तन केवल बहुविवाह के उद्देश्य से किया जा रहा है तो वो असंवैधानिक है। इसी प्रकार सन 2000 का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की स्थिति को एक तरह से सही माना है और कहा है कि अगर किसी भी तरह का धर्मांतरण बहुविवाह को उद्देश्य बनाकर किया जाता है तो वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। यहाँ पर एक सर्वेक्षण सामने आया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-20 का, उसमें कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं बहुविवाह की स्थिति तो सबसे ज़्यादा 2.1% ईसाइयों में है, 1.9% मुस्लिम्स में, 1.3% हिंदुओं में और 1.6% अन्य प्रकार के धार्मिक समूहों में। यह आंकड़ा भी सामने आया है कि अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें जहां पर जनजातियां प्रमुख रूप से हैं वहां पर बहुविवाह की स्थिति ज़्यादा प्रचलित है और 40 ऐसे जिले पता लगाए गए हैं जहां पर बहुविवाह ज़्यादा प्रचलित है और यह अधिकतम उन क्षेत्रों में जहां पर जनजाति जनसंख्या है। आज के दैनिक कुछ को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बायजूस एग्जाम पर आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।